प्रिय भाइयों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में साहित्य सोनकर सौमित्र के माध्यम से मैं बहुत कुछ आप सभी लोगों को बताया हूँ और आगे भी बताते रहूँगा। देश के विषय में, समाज के विषय में, अपने स्वजातीय बंधुओं के विषय में, देश की राजनीति के विषय में, आर्थिक समस्या और विदेश में जो भी कुछ घटनाएं हो रही है उसकी कोशिश मैं करूंगा कि आप सभी लोगों को भविष्य में भी बताते रहूं। आज मेरे विचार में आया कि मैं सभी लोगों के विषय में बताता हूं, क्यों न आप लोगों को कुछ अपने विषय में भी बताऊं। और वो इसलिए कि मैं भी एक संघर्षों से निकल कर आया हूं और स्वाभाविक है इस देश के या पूरी दुनिया के 90% लोग जो सफलता की श्रेणी में हैं, सफल हुए हैं किसी तरीके से, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, चाहे वो बिल्कुल आर्थिक रूप से नीचे के पायदान पर हों, उसमें अगर जो लोग सफलता पाए हैं उसके पीछे उनके संघर्षों का इतिहास है, उनके परिवार का इतिहास है, उनके सहयोग देने वालों का इतिहास है और उनको हौसला देने वालों का भी इतिहास है। और उसके साथ साथ जो प्रेरणादायक किताबें हैं उनका भी एक इतिहास है। साथ ही हम उसमें से कितना ज्ञान अर्जन करके अपने भविष्य को तय करते हैं, यह भी एक इतिहास होता है। तो मैं कम समय में हो सकता है कि ये हमें एक पार्ट में न पूरा हो तो दूसरे पार्ट का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ऐसे लोग मुझे साहित्य के दुनिया में डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र के हिसाब से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा साहित्यिक नाम सौमित्र है या सोनकर सौमित्र। पहले ये बता दूं कि मेरा जो पूरा नाम है वो डॉक्टर तो पहले नहीं था लेकिन अब तो लग गया है। तो मेरा नाम कन्हैया लाल सोनकर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय शिव शंकर जी रहा है। माताजी का नाम स्वर्गीय सहदेई देवी। और मेरे से दो बड़े भाई थे, उनका नाम स्वर्गीय दयाराम सोनकर, जो हमसे बड़े थे, बड़े भाई से छोटे थे। और उनसे जो सबसे बड़े हमारे बड़े भाई थे उदयराज सोनकर जी थे। मेरी एक बहन है जो अभी भी है, जिसका नाम श्रीमती केशरा देवी है। अभी वो हमारे बीच में है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बताने में कुछ और भी बातें होगी, वो किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मेरा जो सर्टिफिकेट का जन्म है वह है 15 जून 1961। लेकिन पिताजी मुझे बताते थे कि तुम्हारा जन्म जो है वो 1957 का है। माताजी कहती थी कि तुम्हारा जन्म जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के पास में के दिन या एक दिन आगे पीछे हुआ है, इसलिए लोग ने तुम्हारा नाम कृष्ण जन्माष्टमी के साथ होने से तुम्हारा नाम कन्हैयालाल सोनकर, कन्हैयालाल रखा गया। तो फिलहाल जो भी कुछ है, तो मेरे सर्टिफिकेट का जो जन्म तिथि है वो अलग है और ओरिजिनल अलग है। और मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आए हुए थे। हालांकि उन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं, लेकिन उस उनका जो आर्थिक समस्या थी वो कभी मिटी नहीं। और मैं सिर्फ अपने दादी को देखा हूँ, जिनका नाम जो है वो कुमारी देवी था और ब्रिटिश काल में भी वो कक्षा 5 पास थी। मेरे दादा को तो मेरे माताजी की शादी के पहले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उनको देखूं। तो आइए, मैं उस समय करीब करीब 9 साल का हो गया
और पिताजी मुझे स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि वो कहते थे कि जाएगा तो गाड़ी घोड़ा है, कहीं न कहीं उसका कोई दिक्कत हो सकती है। मेरे भाई साहब मुझे बड़े भाई साहब उदयराज जी मुझे बम्बई लेकर के चले गए और मेरा नाम वहाँ वहाँ एडमिशन उन्होंने करा दिया। फ़िलहाल मैं पढ़ते था, पढ़ने में अच्छा था, उम्र तो ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के हेडमास्टर ने मेरा नाम जो है वो उम्र के हिसाब से कम लिया। फ़िलहाल 6 महीने के बाद मुझे बहुत भयंकर चेचक निकली और मुझे किसी तरह से बचाया गया और मुझे भाई साहब ने कलंक से बचने के लिए घर पहुंचा दिया और फिर मेरा एडमिशन मेरे गांव के स्कूल में रामदेवपुर में हुआ और उम्र को देखते हुए मास्टर साहब ने, चूँकि बम्बई से सर्टिफ़िकेट कोई नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने घटाकर 15 से 61 कर दिया और पढ़ने में तेज़ था। चूँकि मेरी दादी माँ से संस्कार मिला था, इसलिए मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे और कबीरपंथी होने के नाते एक अच्छे धार्मिक और अ, सच पर चलने वाले लोग थे, मेहनती लोग थे। मैं जब कक्षा 6 में गया तो मैं देखता था कि चिकित्सक लोग बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं, तो मेरे मन में जगी थी कि मैं भी चिकित्सक बनूँगा और मैं आते-आते कक्षा 9 में मैंने बायोलॉजी से एडमिशन ले लिया, मैथ छोड़ दिया। मैथ मेरी कमज़ोर हमेशा रही है, आज भी है। तो एक बार ऐसी घटना हुई, कक्षा 9 में ही मेरे जो अध्यापक थे बायोलॉजी के, वो कामता प्रसाद जी थे, जूलॉजी के, तो वो फ्रॉक का डिसेक्शन कर रहे थे और ब्लड देखकर मुझे चक्कर आ गया। तो उन्होंने हंसी में कहा कि तुम ब्लड देख करके तुम्हें चक्कर आ रहा है तो ऑपरेशन कैसे करोगे और चिकित्सक कैसे बनोगे। फिलहाल उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने कर्रा कॉलेज, जिसको श्री गणेश राय इंटर कॉलेज कहते हैं, मैं वहाँ से इंटर किया बायोलॉजी से और उसके बाद मैंने वहीं गणेश राय डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी भी किया और साथ ही एक मेरे और भाई थे, वो बड़े भाई जो थे वो आयुर्वेद के जानकार थे, उनसे मुझे चिकित्सक की स्थिति में मुझे आकर्षण मिला और मैं 78 से ही इंटर के बाद ही मैं इस लाइन में आ गया। तो उसके बाद मैंने 80 में बीएससी, बीएससी के बाद जो है फिर मुझे आर्थिक प्रॉब्लम जो था ये अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं किसी मेडिकल में एडमिशन लूँ। मैंने एक झोला छाप चिकित्सक के रूप में, जिसे आज झोला छाप कहा जाता है, तो वह अनुभवी चिकित्सक होते हैं, मैं उस रूप में क्लिनिक चलाया। लेकिन मैं 83 में मुझे एक सहयोगी मिल गए और मैं पटना चला गया एडमिशन के लिए। उस समय डायरेक्ट एडमिशन होम्योपैथ में होता था और एलोपैथ में भी असंभव नहीं था, लेकिन मैं आर्थिक समस्या को देखते हुए मैं वहाँ चला गया और हमारे जो मार्गदर्शक थे वो वहाँ छोड़कर हमें चले आए और जिनके अपने छोटे भाई के भाई डॉक्टर रामजीत सिंह जो बलिया के हैं और होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, उस समय वो अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो सीसीएच के 2-2 3-3 बार चेयरमैन रहे। आज भी वो हैं और हमारे बहुत शुभचिंतक हैं। वो हमको अपने पटना में जो उनका आवास था, उस पर छोड़ कर के महाराष्ट्र चले गए और 1 महीने बाद आए। तब तक मेरे पास जो माता-पिता जी ने पैसे, उस समय 200-300 या 400 रुपए थे 83 में, और वो जितना था हम 1 महीना पटना में रह करके उनके रूम पर रह करके एक मीटिंग वहाँ खाते बनाते थे और एक मीटिंग होटल में खाते थे और पूरा पटना शहर घूम रहे थे। और उसके साथ मेरा जो है एक और सहयोगी मेरा मित्र ही था। तो हम जब वो आए तो कहें चलो तुम्हारा एडमिशन करा दें। हमने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं, कहें जाओ घर से लाओ। हमने कहा सर इतनी स्थिति होती तो मैं घर में आपके यहाँ इतना दिन क्यों रहता। कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ। लेकर हमको मुंगेर चले गए और मुंगेर चले गए तो वहाँ उन्होंने अपना पैसा दे करके मेरा 1 साल की फीस के साथ एडमिशन करा दिया, अपना पैसा दिया। ये मेरा एहसान, हम पर एहसान उनका आज भी है। तो इस तरह मैं वहाँ से बीएचएमएस कर लिया और चिकित्सक हो गया। आकर के बनारस में मैं 89 से लेकर के 92 तक था और उसके बाद जो है मेरे पिताजी 92 में एक्सपायर कर गए
तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। घर पर ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ, घर के पास ही चंदोक मार्केट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं किन अजीब परिस्थितियों में मुंगेर में रहा। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन मैं कहता किससे, घर की ये स्थिति नहीं थी कि मुझे पैसा मिलता, कुछ चला जाता था। और इस बीच में एक और भी बता दूं, मेरी शादी भी 78 में हो गई। तो 78 में हो गई, उसके बाद जो है कि आगे की परिस्थिति तो आप जानते हैं, बच्चे बच्चे तो रहना ही है। और मैं कुछ देने के बजाय बल्कि मैं कहाँ से लूँ, घर इतना संपन्न नहीं था। तो मेरी इस लगन का ये था कि मुझे चिकित्सक बनना है। ये मुझे कक्षा 6, 7, 8 में ही मेरा एक संकल्प हो गया कि मैं पढ़ लिख रहा हूँ, मुझे साइंस से पढ़ना है, साइंस में विज्ञान बायोलॉजी से पढ़ना है, और मुझे चिकित्सक होना है। क्योंकि मैथ मेरी पहले से कमज़ोर थी, इसलिए मैं इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकता था। और इंजीनियर और डॉक्टर के रहन सहन में फ़र्क तो मैं समझता था, लेकिन एक बात दिमाग में उसी समय आ गई थी कि मैं इंजीनियर अगर बनता हूँ, स्वाभाविक है पैसा ज़्यादा कमाऊँगा, लेकिन 60 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन मैं चिकित्सक बनता हूँ तो ज़िंदगी मैं चिकित्सक ही बना रहूँगा, कोई रिटायरमेंट नहीं होगा। तो आज मैं अपनी इस लाइफ साइकिल को जिन अ, गरीबी में, जिन परिस्थितियों में मैंने चिकित्सा की डिग्री ली है, वह परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं थी। कोई भी, जहाँ तक मेरे अपने बिरादरी का है और अपने एससी भाइयों की जो स्थितियाँ हैं, उसमें यह गरीबी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जहाँ तक मेरा खटिक समाज है, वो तो और भी टॉलरेट नहीं करता। वो तो चाहता है कि लड़का 5 साल का हो जाए, तभी से वो कुछ कमाना शुरू कर दे, ककड़ी खीरा बेचना शुरू कर दे। लेकिन मेरे परिवार में चूँकि शिक्षा की बहुत पहले से महत्व रहा है, मेरे बड़े भाई भी अ, करीब वो भी 48 से ही पढ़ना शुरू किए या उसके पहले से पढ़ना शुरू किए, और वो करीब-करीब 60 तक इंटर कर चुके थे, और वो बीएसएनएल की सर्विस में, उस समय बीएसएनएल नहीं था, लेकिन बाद में जो वही बीएसएनएल हुआ उसकी सर्विस में चले गए और अच्छे पद से रिटायर हुए। तो मेरे कहने का मतलब शिक्षा का जो असर है, मेरे चाचा भी कक्षा 7 तक पढ़े थे, मेरे अन्य परिवार में लोग पढ़े थे, शिक्षा का प्रभाव पहले से रहा। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं पसंद, मेरे परिवार में सरकारी सर्विस को लोगों कम पसंद करते थे। और इसलिए मेरे परिवार में बड़े भाई को छोड़कर बाकी कोई भी सरकारी सर्विस में नहीं गया, जबकि सरकारी नौकरियां मेरे चाचा को भी मिल रही थी, मेरे परिवार में अन्य लोगों को अध्यापकी मिल रही थी। जबकि उस समय स्थिति ये थी कि कक्षा 4 पास भी लोग अध्यापक हो जाते थे प्राइमरी में। लेकिन मेरे परिवार में लोगों ने इस चीज़ को, इस सर्विस को पसंद नहीं किया और बिजनेस में ज़्यादा जाना पसंद किया। आज भी मेरे लोग बिजनेस में ज़्यादा हैं, बिजनेस को पसंद करते हैं। और मैं आज इस हालात में हूँ। भले मैं इकोनॉमिकल कमज़ोर आज भी हूँ, लेकिन घर रहने का और मेरे जो शिक्षा का प्रभाव है, जो मेरा पारिवारिक देन है, जो संस्कार है, उसके तहत आज मेरे खुद 2 बच्चे आज चिकित्सक के रूप में हैं, मेरी बच्ची चिकित्सा के क्षेत्र में है, अन्य बच्चा जो है वो भी उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो होगा ही। और एक तौर से एक बात मैं कह दूँ कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकती। कहीं न कहीं न, किसी न किसी रूप में आपकी मदद होती रहेगी और होगी ही, बशर्ते हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। अगर हम संकल्प रहित होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कभी काम विशेष तौर से नहीं आ पाती है। इसलिए हम जब बच्चों को अपने घर में जो पढ़ लिख रहे हैं, कम से कम उनको कक्षा 5 तक कोई उनके बोझ न डालें। उसके बाद जब आते हैं तो एक सपने ज़रूर उनको जगा देना चाहिए कि पहले तो ये जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि बच्चे, आप तुम पढ़ रहे हो तो क्या बनोगे? तो कुछ बताएगा, नहीं है तो उसके दिमाग में कुछ डाल दीजिए जिस हिसाब से वो बनने लायक है, या जो आपके परिवार का संस्कार है या जो आप चाहते हैं
उस बच्चे के दिमाग में ज़रूर डाल दिए, और ऐसा डालिए जिसको आप टॉलरेट भी कर सकें आप भी, क्योंकि आज का समय जो है, वह समय नहीं है। आज का समय इकोनॉमिकल है। तो अपने हिसाब से उसको ज़रूर सपने जगाइए, और सपने नहीं जगाएँगे तो आएँ-बाएँ कर के वह डिग्री तो ले लेगा, लेकिन सफल नहीं होगा। इसलिए सपना ज़रूरी है, और सपने के हिसाब से अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस जो लक्ष्य है, उसके साथ-साथ क्या चाहिए, कौन-सी उसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किस तरह की ग्रहण चाहिए, उसकी सहयोगी शिक्षा क्या है, सहयोगी ज्ञान क्या है, वह उसको खोज करके अपने आप में एडजस्ट करेगा, और अंततः वो बन जाएगा जो आप चाहते हैं, या आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी संतान चाहती है, हो ज हो जाएगा। और आप भी उसके लिए थोड़ा त्याग करेंगे, त्याग करना पड़ेगा। आप अगर ₹100 कमाते हैं, तो निश्चित तौर से उसमें 10, 20, ₹50 बच्चे के लिए बचाइए, ₹50 अपने ऊपर, अपने परिवार पे खर्च कीजिए। अगर 100 कमाएँगे, 150 खर्चा करेंगे, नहीं बचाएँगे, तो आप चाह करके सिर्फ़ बात कर सकते हैं, लेकिन परिवार को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी के साथ आज की बात मैं यहीं आप लोगों को समाप्त करता हूँ, और भी बातें जो मेरे साथ होगी। मेरे चिकित्सक बनने का जो एक इतिहास था, अपने तमाम गरीबी और कमज़ोरी के बावजूद भी मैंने इसको प्राप्त किया है, क्योंकि एक मेरा लक्ष्य था, मेरे परिवार का सहयोग मेरे साथ था, मेरी जो धर्मपत्नी है उसका बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ है, और बच्चे भी आज हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं, और एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, एक-दूसरे की बात मानते हैं। इसलिए एक माहौल, एक संस्कृति तैयार करनी चाहिए, ताकि एक तहज़ीब पैदा हो सके परिवार में, और विकास के रास्ते खुल सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका मित्र सोनकर सुमित।